हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता ही है, मुथूट माइक्रोफिन की लिस्टिंग होने वाली है 26 दिसंबर को। लेकिन लिस्टिंग से पहले हम कह सकते हैं कि ज़रूर जो ग्रे मार्केट है वहाँ पे काफ़ी हलचल देखने को मिली। ग्रे मार्केट काफ़ी नीचे आ गई। तो इसी कारण दोस्तों हम समझेंगे कि जिनको भी आईपीओ लगा है, लिस्टिंग पर स्ट्रैटेजी क्या बना के चलनी चाहिए। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जरूर रहने वाला है। ये वीडियो देखिए सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा, तो इसको कोई एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस कृपया करके ना ले। सो फ्रेंड्स, मुथूट माइक्रोफिन की जैसे मैंने आपको बताया, लिस्टिंग होने वाली है दोस्तों कब? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को दोस्तों ये जाकर जो आईपीओ है वो लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। एंड डेफिनेटली जो लिस्टिंग होने वाली है वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगी। क्यों? क्योंकि इस आईपीओ में हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। या आईपीओ में जिसको भी आईपीओ लगा, ये सब सोच रहे होंगे कि हम मनाएं, खुशी मनाएं, या फिर क्या यहाँ पर दुख रखें। क्योंकि ज़रूर दोस्तों, मुथूट माइक्रोफिन एक बहुत अच्छा ब्रांड है। मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए मुथूट एज अ ब्रांड सब जानते हैं। ज़रूर दोस्तों, ये मुथूट पापाचन ग्रुप की कंपनी है, लेकिन ज़रूर दोनों ग्रुप्स ने वेल्थ क्रिएट करी है। और स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो ज़रूर जो दूसरा मुथूट ग्रुप है, जो मुथूट पापाचन ग्रुप नहीं है, उसमें ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हुई है। बट ज़रूर इनकी जो कंपनी है मुथूट माइक्रोफिन, वो काफ़ी तेज़ी से कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया है। ये अपने आप में एक फैक्ट है और ये साफ सब मानते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपके पास जो शेयर आया है वो आया है 291 रुपीज़ के प्राइस बैंड का। कुल मिला के आपको कितने शेयर मिले हैं? 51 शेयर्स। ठीक है। देखिए, जो कंपनी, जिस सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, जब भी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट कंडीशंस। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट कंडीशन से पहले आप ये समझिए कि बेसिकली उस कंपनी का कोर बिजनेस क्या है। क्योंकि हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग डेट मिले ना मिले, लेकिन ज़रूर क्या कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक कि अगर मुझे नुकसान भी होता है तो मैं क्या उसको होल्ड करके रखूँ, ये अपने आप में क्वेश्चन होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो कंपनी का बिजनेस है वो है माइक्रो फाइनेंस का। मतलब कंपनी जो है वो आपको लोन देती हुई नजर आती है टू देयर फीमेल कस्टमर्स विद अ फोकस ऑन रूरल रीजन्स इन इंडिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी लोन देती है फॉर इनकम जनरेटिंग, लाइफ बेटरमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन लोन्स, और सिक्योर्ड लोन्स देती है कंपनी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड लोन्स एंड मुथूट स्मॉल एंड ग्रोइंग बिजनेस, जिसको ये MSG बी कहते हैं, MSGB कहते हैं। बाकी कंपनी के पास एक एप्लीकेशन भी है जिससे कंपनी अपने आप को एडवांस कर रही है। तो ये सब ठीक बात है। लेकिन सबसे ज़रूरी हो जाता है दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए समझना, क्योंकि देखिए लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, वो है उसके फंडामेंटल्स। तो अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल समझेंगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो साफ साफ ग्रोथ दिखाता है। 696 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था 2021 में, फिर 842 करोड़ का हुआ, फिर 1446 करोड़ का हुआ। तो अगर आप लगातार देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। मुनाफा 7 करोड़ से 47 करोड़, अपने आप में एक मैसिव जंप, ऑलमोस्ट 6 गुना की जंप देखने को मिली। और वो 47 करोड़ से बढ़ के 163 करोड़। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो जंप आपको देखने को मिला वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 टाइम्स हम कह सकते हैं। 4 टाइम्स तो एग्जैक्ट नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत उसके आसपास। तो जब दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको इतना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, फिर मल्टीफोल्ड कंपनी के प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में तो दोस्तों कंपनी के डेफिनेटली हम बात यही समझ सकते हैं कि जो कंपनी का जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी शानदार है। बिकॉज 245% कंपनी का मुनाफा बढ़ना पिछले साल के मुताबिक, और ऑलमोस्ट 70% कंपनी का प्रॉफिट, सॉरी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ना, ये अपने आप में दोस्तों दिखाता है कि ग्रोथ तो कंपनी की सिग्निफिकेंट देखने को मिली है। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात आती है दोस्तों, वो है दोस्तों कंपनी की थोड़ी सी प्राइस टू अर्निंग, यानी कंपनी का पीई रेशियो। ऑलमोस्ट दोस्तों 25.38 के प्राइस टू अर्निंग पे कंपनी जो है वो बेसिकली आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अब ट्रेड करती हुई मतलब जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ इसके बाकी सारे पीयर्स से, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस 17.57 की प्राइस रनिंग पे अवेलेबल है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 6.33 की प्राइस रनिंग पे अवेलेबल है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 26 की प्राइस रनिंग पे अवेलेबल है। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, ये अलग है, 381 की प्राइस रनिंग में ट्रेड करता है। बट बंधन बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ये सब अगर आप कंपनीज के नोट करेंगे जो हम कह सकते हैं फिनेंशियल से, या फिर जो हम कह सकते हैं कंपनी के प्राइस टू अर्निंग है, उसके हिसाब से जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है वो डेफिनेटली थोड़ा सा हाई लगता है। मैं एक्सपेंसिव तो नहीं कहूँगा, हाई लगता है। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो कंपनी है, हर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो अलग अलग सेगमेंट में काम कर रही है। कोई देखिए स्मॉल बिजनेसेस को लोन दे रहा है, कोई अच्छे बिजनेसेस को लोन दे रहा है, कोई देखिए ज़्यादा सिक्योर्ड लेंडिंग करता है, कोई ज़्यादा अनसिक्योर्ड लेंडिंग करता है। तो हमेशा दोस्तों सबके पास एक अपना अपना एज रहता है। वैसे इनके पास एक एज क्या है दोस्तों, ये जो लोन्स है वो डेफिनेटली माइक्रो लोन्स तो है ही है, लेकिन ये ज़्यादा देखिए वुमेंस को देते हैं,
ज़्यादातर कंपनी जो है वो वुमेन्स को लोन देती हुई नज़र आ रही है, ज़्यादातर रूरल रीजन्स में दोस्तों कंपनी लोन देती हुई नज़र आ रही है। तो ये कंपनी के लिए दोस्तों क्या है, एक एडवांटेज है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। हाँ, मैं एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताना भूल गया। हमेशा दोस्तों जब भी आप कोई कंपनीज़ को देखते हैं जो ये फाइनेंसिंग की होती है, उनका प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखना चाहिए। तो मुथूट माइक्रोफिन की दोस्तों जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 2.3। लेकिन अगर आप बाकी कंपनीज़ की प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो किसी की 2 की है, किसी की 2.7 की है, किसी की 5.2 की है, किसी की 2.2 की है, 1.8 की है, 1.0 की है एंड 2.5 की है। जो कंपनीज़ है वो मैंने आपको ये सारी दिखा दी है। तो ठीक ठाक बात क्या है कि दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से तो कंपनी तब भी ठीक दिखती है। हाँ, जो इंडस्ट्री का एवरेज है उसके आसपास ही कंपनी अपना प्राइस बैंड लेके आई, वो बात ज़रूर है। यानी जो प्राइस टू बुक वैल्यू उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फेयरली प्राइस थी ये कंपनी। ऐसा नहीं कि बहुत ही अंडर वैल्यू लेकर आई, या ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ओवर वैल्यू लेके आई। लेकिन इनके पास एक एडेड एडवांटेज क्या है दोस्तों, बेसिकली इनका ब्रांड नेम जो है मुथूट। ठीक है, ये अपने आप में देखिए इसकी एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैंने देखा है हाल फिलहाल में जो भी कंपनीज अपने ब्रांड रिकॉल वैल्यू पर आई, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एक आईपीओ आया था हाल में सेलो का, उसमें दोस्तों ब्रांड वैल्यू के कारण मेरे सबसे इतनी अच्छी लिस्टिंग हुई। उससे पहले दोस्तों एक आईपीओ आया था मैनकाइंड फार्मा का, उसकी ब्रांड वैल्यू के कारण मेरे सबसे इतनी अच्छी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली। और आया था अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एक केबल का आईपीओ आया था जो था आरआर केबल्स, राइट। आरआर केबल्स एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, राइट, वो जिस भी वैल्यूएशन पे लेके आए, जरूर ग्रे मार्केट कुछ नहीं थी बट स्टिल वो अच्छी लिस्टिंग हुई, उनकी प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई। रीजन क्या था, उनकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू, राइट। तो ये भी एक फैक्टर मेरे सबसे प्ले कर सकता है मुथूट के अंदर। अब अगर बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट ओवरऑल अभी ट्रेड कर रही है अराउंड 31 रुपीज़। ग्रे मार्केट में अगर देखा जाए ऐसे तो रिकवरी आई है, बिकॉज 22 रुपये का लो दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट का बना था, उसके बाद 25 गई, 30 गई, अब 31 हो चुकी है। तो 31 रुपीज़ पे करंट ग्रे मार्केट ट्रेड कर रही है। वैसे तो इसका जो हाई था वो ऑलमोस्ट 160 रुपीज़ का हाई बनता हुआ नजर आया था। 160 रुपये तक दोस्तों ग्रे मार्केट चली गई थी, जो अपने आप में एक बहुत ही शानदार बात थी, बट स्टिल ठीक है। तो ग्रे मार्केट तो कह रही है कि भाई आपको 10% का मुनाफा हो सकता है, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन आपको लगा के चलनी चाहिए। बट हमेशा याद रखिए जब भी लिस्टिंग होगी तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स और प्ले करेंगे। सबसे पहले तो करंट मार्केट सिनेरियो, राइट। करंट मार्केट किस तरीके का है, जो हमने देखिए बात करते हैं कि फ्राइडे को जो मार्केट्स था हमारा वो तो पॉजिटिव था, बट यूएस बाजार में कुछ खास आपको तेज़ी देखने को नहीं मिली, वहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये बात ज़रूर है, तो उसका एक रिएक्शन हो सकता है हमारे बाजार के ऊपर। तो जो मार्केट कंडीशन है वो हो सकता है कि मतलब बहुत पॉजिटिव ना रहे। किस दिन बहुत पॉजिटिव ना रहे, ऑन द 26, ठीक है। ये ग्लोबल इक्विटी मार्केट सब बंद है, तो 26 को बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं खुल सकते, इस तरह की एक्सपेक्टेशन अब लाके चल सकते हैं। रीसेंट आईपीओ, सेकंड फैक्टर होता है दोस्तों रीसेंट आईपीओ की लिस्टिंग। अभी जो रीसेंट आईपीओ लिस्ट हुए वाली वो आइनॉक्स का हो या फिर उससे पहले इंडिया शेल्टर का हो, ये जो भी आईपीओ की दोस्तों लिस्टिंग हमको देखने को मिली वो बिलो एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है, मतलब आइनॉक्स की अगर आप देखेंगे तो 80% की एक्सपेक्टेशन थी, 40% पे लिस्ट हुआ आधा। तो जब इस तरीके की कुछ होता है तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं ट्रेंड नेगेटिव की साइड चल रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ट्रेंड हम कह सकते हैं नेगेटिव की साइड अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो फैक्टर्स है जो आपको मैंने बताया। हाँ ज़रूर, ट्रेंड है तो ज़रूरी नहीं कि इसकी भी नेगेटिव ही आपको देखने को मिले, इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड भी चेंज करते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, जो चीज़ें हैं उसको हमको इन लाइन लेके चलना पड़ेगा। तो अब इस हिसाब से लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इसकी लिस्टिंग हो सकती है करीबन 280 से 340। अब मैं 280 से 340 क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए बाजार की कंडीशन थोड़ी सी अभी हम कह सकते हैं, मतलब बाजार की कंडीशन तो देखा जाए तो कुछ नेगेटिव नहीं है। बाजार जितना गिरा था वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं रिकवरी हो रही है, बाजार में तो कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन आईपीओ की जो बाजार की कंडीशन है वो थोड़ी सी अभी आपको नेगेटिव साइड या फिर न्यूट्रल साइड देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं हो कि बहुत ताबड़तोड़ लिस्टिंग हो रही है। तो एक कारण इसीलिए मैंने दोस्तों इसको अपनी इश्यू प्राइस से 11 रुपये नीचे रखा है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं खुलना चाहिए। ये हो सकता है कि आपको अपने इश्यू प्राइस पर भी ओपन होता हुआ देखने को मिल जाए, इस तरीके की भी एक्सपेक्टेशन आप लगा के चल सकते हैं। लेकिन स्टिल मैंने 11 रुपये हाँ ले लिया है, ताकि इसको हम मोटा मोटी एवरेज मान के चले कि 280 से नीचे लिस्ट नहीं होना चाहिए, और 340 से ऊपर ये मेरे हिसाब से किसी भी हाल में लिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये 340 से ऊपर लिस्ट होता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 340 से ऊपर लिस्ट नहीं होगा। ग्रे मार्केट तो अगर देखा है तो 31 रुपये ले रही है, बट मैंने स्टिल उसको 50 रुपीज़ किया है। रीज़न सिंपल है, मुथूट, राइट। मैंने क्या कहा था, ब्रांड रिकॉल वैल्यू है, तो वो हो सकता है कि कंपनी को थोड़ा सा एक एडवांटेज दे दे, और वो हो सकता है कि एडवांटेज मिल जाए, राइट। पर मेरे सबसे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इस तरह की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बट स्टिल मैंने 340 रुपये लाए। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 560 रुपये का घाटा हो सकता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुनाफा 2500 रुपये के आसपास का हो सकता है। 2550 आप राउंड ऑफ करके 2500 मान लीजिए।
इस तरीके से मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी लिस्ट होनी चाहिए। अब अगर आपका व्यू है कि क्या इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंपनी के बारे में आप स्टडी करिए। उसके बाद जाके आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं, राइट। तो उस चेंजेस के लिए आपको कंपनी को समझना पड़ेगा कि कंपनी ने पिछले पास्ट में क्या चेंजेस करे, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, मैं इसको लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। लॉन्ग टर्म मेरे कहने पे डेफिनेटली आपको ज़्यादा अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। आप खुद थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कंपनी को आप समझेंगे तो आपको खुद को विश्वास आएगा कि हाँ, यहाँ पर मैं इसको रख सकता हूँ या फिर नहीं रख सकता हूँ। तो फिर आपको समझ में आएगा। बाकी मेरा ये मानना है कि 280 से 340 के आसपास ये लिस्टिंग हो सकती है। जिनको नहीं आया है या फिर जिन्होंने लगाया था या फिर जो इसको बाय करना चाहते हैं, वो यही है कि हाँ, अगर हाँ, ये आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है, फॉर एग्जांपल 250 240, तो फिर आप इसके ऊपर अपनी नज़र रख सकते हैं, अगर वहाँ पे आपको मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर कोई बाइंग सेलिंग टिप नहीं थी, जस्ट प्रॉपर एनालिसिस था। कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। तो